तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, और हमने पढ़ा हुआ है कि नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर को हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया है दो पार्ट्स में। पार्ट 1 है नाजिज्म और पार्ट 2 है राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा तो क्वेश्चन पूछ लेगा। सबसे पहले अगर इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो हम लोग समझते हैं कि राइज ऑफ हिटलर कैसे शुरू हुआ, यानी कि हिटलर का राइज कहां से होता है, इसकी आइडियोलॉजी कहां से ओरिजिनेट, दैट इज नाजिज्म। तो नाजिज्म क्या होता है? नाजिज्म एक आइडियोलॉजी थी जिसको फॉलो किया गया था जर्मनी में, जिसके हिसाब से यह माना जाता था कि जो भी ब्लू आई आर्यंस हैं दे आर ओनली प्योर जर्मन एंड दे हैव ओनली द राइट टू लिव इन द जर्मनी। यानी इस आइडियोलॉजी में यह मानना था कि जो जिनका ओरिजिन प्योर जर्मनी का है सिर्फ उन्हीं के पास अधिकार है जर्मनी में रहने का। क्लियर है? चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं 1889 से, जहां पे हिटलर का बर्थ होता है, यानी हिटलर का जन्म होता है। इसका जन्म कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ध्यान देना है, हिटलर का जन्म कहां था? ऑस्ट्रिया में। फिर सीधे स्टोरी को स्किप करते हुए हम लोग आ जाते हैं 1914, दैट इज वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 दो पावर्स के बीच में हुआ था, एक था अलाइड पावर और दूसरा था सेंट्रल पावर। ठीक है, तो अलाइड पावर्स को जो लीड कर रहा था वो था रशिया और सेंट्रल पावर को लीड कर रहा था जर्मनी। 1918 क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप के बहुत सारे रिसोर्सेज जो थे वो खत्म हो रहे थे, इसीलिए इस वॉर को एंड करने का डिसीजन लिया गया और इसमें जर्मनी ने अपने हार को एक्सेप्ट कर लिया। पॉइंट पे ध्यान देना है कि जर्मनी ने अपने हार को एक्सेप्ट किया था, जर्मनी हारा नहीं था। ठीक है, so here we have the second time, that is 1914 World War 1 Allied versus the Central Power। 1918 जर्मनी was defeated, not defeated, एक्सेप्ट किया था, अपने हार को उन्होंने मान लिया था, हार स्वीकार किया था और उन्होंने अपने आप को जंग से पीछे हटा लिया था। ठीक है, हालांकि बहुत से ऐसे लोग थे जो मानते थे कि जर्मनी अभी भी वॉर को कंटिन्यू कर सकता है, जर्मनी को हार नहीं मानना चाहिए था। अब जो वहां का राजा था कैजर विलियम, इसने क्या किया? एब्डिकेट कर दिया। एब्डिकेट का मतलब होता है कि अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। ठीक है, और इसके बाद इसने कहा कि हम हार को एक्सेप्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 1918 में खत्म हो गया। जैसे ही मोनार्की खत्म हुई तो जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, सुपर पॉलिटिकल पार्टीज, उन्हें एक मौका दिखा नई गवर्नमेंट बनाने का और वो इस बात को लेकर के बहुत ही खुश हुए। फरवरी 1919 में नई गवर्नमेंट बनती है और उसको नाम क्या दिया जाता है? वीमर रिपब्लिक। दैट इज आपके बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है, बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। ठीक है, अब समझते हैं कि वीमर रिपब्लिक क्या था और क्यों था। वीमर रिपब्लिक का नाम वीमर रिपब्लिक इसलिए पड़ा क्योंकि जिस जगह पे इसका फॉर्मेशन हुआ था उस जगह का नाम था वीमर। ठीक है, नई गवर्नमेंट कैसी थी बताने की जरूरत है नहीं, दैट इज रिपब्लिकन गवर्नमेंट। और एक रिपब्लिक गवर्नमेंट में क्या होता है? सबसे पहले होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने एक नया संविधान बनाया। ठीक है, एक नया पार्लियामेंट जिसको उन्होंने नाम दिया राइक्सटैग। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे कैसर एब्डिकेटेड, यानी जो वहां का राजा था उसने एब्डिकेट कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वीमर रिपब्लिक वाज फॉर्म, नई गवर्नमेंट बनी जिसको नाम दिया गया वीमर रिपब्लिक जर्मनी में। राइक्सटैग वहां का नया पार्लियामेंट बन गया। क्या बन गया? नया पार्लियामेंट। ठीक है, जो एमपी होते हैं हमारे यहाँ होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वैसे जर्मनी में कौन थे? डेप्यूटीज। डेप्यूटीज को इलेक्ट किया गया, नया संविधान तैयार किया गया और इस हिसाब से हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि एक नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है जर्मनी में। अब एक चीज और जो कॉमन है वो सबको ध्यान में रखना है कि दो चीजें। नंबर 1 पॉइंट कि कभी भी कोई वॉर होता है तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है कि आगे इस वॉर को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो जब जर्मनी ने अपने हार को एक्सेप्ट किया था तो उसे एक ट्रीटी साइन करनी थी, दैट वाज ट्रीटी ऑफ वर्साई। ठीक है, और जून 1919 में इस ट्रीटी को साइन किया गया। कहां पे? फ्रांस के वर्साई पैलेस पर। ठीक है, अब इस ट्रीटी को ना एज अ बिगेस्ट इंसल्ट ऑफ जर्मनी भी माना गया था। मतलब बहुत से लोगों का यह मानना था कि जर्मनी के ऊपर ये एक कलंक था। सवाल है ऐसा क्यों था? ऐसा इस ट्रीटी में क्या था? नंबर 1 पहला था कि जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया गया। डीमिलिटराइज का मतलब होता है कि उसकी आर्मी को एक लार्ज नंबर में रिड्यूस कर दिया गया। एवरेज कैलकुलेशंस की माने तो लगभग 12 लाख की सेना थी उनके पास और उसको घटा करके 1 लाख कर दिया गया था। दैट इज द नंबर ऑफ आर्मी रिड्यूस्ड, डीमिलिटराइज्ड। दूसरा क्या किया गया था? इनके 75% आयरन, 26% कोल और 13% टेरिटरीज को पोलैंड, लिथुआनिया जैसे देशों ने कब्जा कर लिया। क्लियर है? इसके बाद इन्हें वॉर कंपनसेशन भी भरना पड़ा। मतलब ऐसा माना गया कि जर्मनी वाज द सोलो कल्प्रिट, यानी अलाइड आर्मी का यह मानना था कि ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ है इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? इसके पीछे जिम्मेवार है जर्मनी।
इसीलिए इन्हें 6 बिलियन यूरोस का कंपनसेशन भरना पड़ा। कंपनसेशन का मतलब होता है कि आपको हर्जाना भरना पड़ा, ठीक है। इसके अलावा इनके ऊपर बहुत से तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि आगे किसी भी तरह के वॉर को कंटिन्यू नहीं करेंगे। इवन इनके 1/10 पॉपुलेशन इनके सिटीजन इनसे छीन गए, इनकी कॉलोनीज यहां से चली गई, और इनके पास जो रिसोर्स रिच एरिया था दैट वाज राइनलैंड, उसको फ्रांस ने कब्जे में ले लिया, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया है फ्रांस ऑक्युपाइड राइनलैंड, यहां पे मेजर रिसोर्सेज थे। अब यहां पे एक बार आप लोग देख सकते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में, दैट वाज जर्मनी वाज डीमिलिटराइज्ड, लॉस्ट 1/10 पॉपुलेशन, ओवरसीज टेरिटरी, 6 बिलियन यूएस कंपनसेशन, 75% आयरन, 26% कोल एंड 13% टेरिटरीज वी टेकन अप बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, सॉरी कॉलोनियल पावर्स। फ्रांस ने ऑक्युपाई कर लिया राइनलैंड को, रिसोर्स भी चला गया, ठीक है। तो अगला 10 दिन में हमारा जो पढ़ना था, यहाँ पे एक टॉपिक आता है नवंबर क्रिमिनल। जैसा हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि बहुत से ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि जर्मनी को अभी हार नहीं मानना चाहिए था, जर्मनी अभी इस वॉर को कंटिन्यू रख सकता है, ठीक है। और इसीलिए जिन लोगों ने भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन किया था उसको नाम दिया गया क्या, नवंबर क्रिमिनल, ठीक है। ध्यान देना है कि इसमें वर्ड जो बुक में वर्ड यूज किया गया, दे वर मॉकिंगली कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल, यानी उनका मजाक उड़ाया जाता था कि ये बुज़दिल है जिन्होंने नवंबर क्रिमिनल को, तो सॉरी जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन किया है। क्लियर है। यहां से एक और क्वेश्चन मिलता है कि नवंबर क्रिमिनल कौन थे। चलिए इसके बाद 1919, यहां पे हम सेगमेंट पे लिख देते हैं 1919, एक नई गवर्नमेंट बनती है, फ्रेडरिक एबर्ट वहां का नया रूलर बनता है, द फर्स्ट रूलर ऑफ द रिपब्लिकन गवर्नमेंट। फ्रेडरिक एबर्ट गवर्नमेंट चलाना शुरू करता है, पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि इनकम का कुछ खासा सोर्स इनके पास बचे नहीं थे। 1923 आते आते कंट्री में आता है हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, 1923 हाइपर इन्फ्लेशन। अब एक बार आप लोगों को समझना होगा कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। हाइपर इन्फ्लेशन एक्चुअली में एक कंडीशन होता है, क्या होता है, एक कंडीशन होता है जहां पर प्राइसेस ऑफ द गुड्स रोज रैपिडली एंड वेरी हाई, अचानक से चीजों के दाम जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए। देखो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा महंगाई। मतलब मान के चलो कि अगर एक छोटी सी किताब की कीमत, जिसकी कीमत 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए होनी चाहिए, तो वो 500 में बिके, तो ये महंगाई है। पर वही किताब जब 50,000 में बिके तो ये हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो कंडीशन याद रखना है, हाइपर इन्फ्लेशन। अब यहां से दिमाग में आता है कि अचानक से हाइपर इन्फ्लेशन कैसे आएगा। ये अचानक से कुछ भी नहीं हुआ था, ये जस्ट उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन का आउटपुट था। समझो बात को, सबसे पहले जो ये वॉर कंपनसेशन भर रहे थे, यानी हर्जाना जो भर रहे थे, उसके चक्कर में इनका गोल्ड स्टॉक खत्म हो गया, पूरा इनका गोल्ड खत्म, ठीक है। इसके बाद इनके पास बचा था मेन इंडस्ट्रियल एरिया, दैट वाज रूर, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा इसको, रूर, और इसको किसने ओवरटेक कर लिया, फ्रांस ने ओवरटेक कर लिया, ठीक है। एग्रीकल्चर इनके पास कुछ खास था नहीं, ठीक है। कोल इनका जा चुका था, आयरन का जा चुका था, मिलिट्री इनके पास एक्स्ट्रा थी नहीं कि ये जंग लड़ सके, ठीक है। तो इन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला, इन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना करेंसीज को ओवर प्रिंट कर दिया जाए, क्योंकि जर्मनी में बहुत सारे वर्कर ऐसे थे जो स्ट्राइक पर बैठ गए थे, जो सैलरी की डिमांड कर रहे थे, और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्यों ना करेंसी छाप दिया जाए और छाप के सब तक पैसे पहुंचा दिए जाए। प्रिंटिंग तक तो ठीक था, इन्होंने क्या किया, ओवर प्रिंटिंग कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, ओवर प्रिंटिंग। अब ओवर प्रिंटिंग की वजह से क्या हुआ ना कि पैसे जरूरत से ज्यादा हो गए जर्मनी में, या तो सड़क के ऊपर चलते हुए ऐसे नोट फेंके हुए रहते थे, और इसके वजह से क्या हुआ, इनकी करेंसी वैल्यू जो है वो गिर गई। इनकी जो करेंसी वैल्यू थी वो पूरी तरह से डिक्लाइन कर गई। तो कंपैरेटिव टेबल्स के हिसाब से माने तो लगभग अप्रैल में जो कंडीशन थी वो $1 24,000 जर्मन मार्क्स के बराबर थी, यानी यूएसए में ₹1 कमाने वाला बंदा जर्मनी के 24,000 कमा रहा था। जून आते आते ये वैल्यू 3,53,000 में पहुंच गई, यानी $1 जो था वो 3,53,000 पर जर्मन मार्क की वैल्यू हो गई। इसके बाद अक्टूबर आते आते कंडीशन और खराब हो गया और $1 लगभग 47 लाख जर्मन मार्क के बराबर पहुंच गया, और दिसंबर आते आते ये कंडीशन और भी खराब हो गई। दिसंबर आते आते ये जो वैल्यू थी वो गिर करके 10 करोड़ जर्मन मार्क पहुंच गए, यानी अमेरिका में $1 जिसके पास था उसकी करेंसी वैल्यू जर्मनी के हिसाब से कितनी थी, 10 करोड़ थी, ठीक है। अब हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान कहा जाता है कि अगर स्टडी करें हम लोग तो समझ में आता है कि जर्मनी में, नाजी जर्मनी में, मतलब सॉरी वीमार रिपब्लिक में हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान
जो एक ब्रेड का टुकड़ा बिक रहा था वो लगभग 4 से 5 करोड़ का बिक रहा था, और ये काफी ज्यादा था। इससे हम लोग कह सकते हैं कि देखो ऐसा नहीं था पैसे नहीं थे लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा हो गए थे, इसके लिए महंगाई एकदम पीक पर पहुंच गई। ठीक है, इसके बाद 1925 डेविस प्लान। 1925 में अमेरिका को इनकी कंडीशन को देखकर कैसा लगता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, और तब हिडेनबर्ग को एक फाइनेंशियल सपोर्ट अमेरिका के द्वारा मिलता है, डेविस प्लान। इस प्लान में क्या किया जाता है कि जो वॉर कंपनसेशन जो इन्हें भरना था उसको इन्होंने सैलरी के बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर कर दिया कि आप इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर भरिए और साल में एक बार भरिए। ठीक है, दूसरा उन्होंने कुछ रकम इन्हें प्रोवाइड किया डॉलर की वैल्यू में, ठीक है, अमेरिकन डॉलर की वैल्यू में, ताकि आप अपने इंडस्ट्रियल हब को ग्रो कर लीजिए, अपने बिजनेस को सेटअप कीजिए, ताकि लोन रीपे करने में आसानी हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से इन्हें 1925 में फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है अमेरिका से। ठीक है, 1928 हिडेनबर्ग दोबारा चुनाव जीत जाता है। 25 में पहली बार चुने गए थे, 28 में दूसरी बार चुने जाते हैं। 1929 में आता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन अमेरिका में, यानी जिस अमेरिका ने इनकी मदद की खुद की कंडीशन खराब हो जाती है। अक्टूबर 1929 में लगभग 13 मिलियन शेयर, ठीक है, शेयर के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस समझिए कि छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो 13 मिलियन शेयर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो वहां का मेजर ट्रेड सेंटर था वो क्रैश कर जाता है। अचानक से एक ही दिन में 1,30 करोड़ शेयर निकल जाते हैं, और सॉरी 1,30 लाख शेयर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां का मार्केट क्रैश कर जाता है। अब इट्स अ वेरी लॉजिकल, जब आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी तो आप भी उन दोस्तों से पैसे मांगोगे जिन्हें आपने पैसे दिए थे। इसीलिए इन्होंने जर्मनी को जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया था डेविस प्लान में, वो इन्होंने वापस खींच लिया। अब जर्मनी की कंडीशन जो थी वो बद से बदतर हो गई, जर्मनी पूरी तरह से क्रैश करने को आ गया, और ना ही उनके पास इकोनॉमिकल कोई सपोर्ट था, ना उनके पास कोई आर्मी थी, ना ही कोई डेफिनेट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिसको वो कैरी आउट कर सकते थे। तो अब तक जो हमने पढ़ा है वो इस टाइमलाइन में ये देखने को मिला है कि कैसे जर्मनी का वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत ही गंदा कंडीशन रहा। ठीक है, इसके वजह से जर्मनी को कहीं ना कहीं सेटबैक झेलना पड़ा, और जर्मनी की इकोनॉमिकल कंडीशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। नेक्स्ट पार्ट में हमें पढ़ना है राइज ऑफ हिटलर, यानी ये सब बस एक बेसिक था कि कैसे हिटलर ने राइज स्टार्ट किया था। क्लियर है सबको? चलिए आज के लिए इतना ही बहुत।